सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए पूरे साहब, बाबा साहब, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के जो इधर आयोजक हैं संजय बागड़ी जी और दूसरे मुकेश जी और जो बाकी टीम है जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतने लोग आए हैं, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है सर्दी में और लोग आए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ कि सराहनीय काम उन्होंने किया है। दूसरा, आज का हमारे मंच पे अमित जी है, इधर हमारे अशोक जी हैं। अशोक ने तो पूरे वर्ल्ड में इतिहास रचा है, ऐसी हस्ती हमारे बीच में है। महेंद्र जी हैं, इनका भी संबंध अशोक जी से ही है। राजेश जी हैं। मैं 2-3 बातें निवेदन करूंगा क्योंकि टाइम सर्दी का है। एक बाबा कथा सुना रहा है मंदिर में, कथा चल रही है, समझिए क्या कथा कर रहा है। तो बाबा की हो गई है तबीयत खराब, तो बाबा ने अपने बेटे को कहा, जरा इधर बैठे हैं, कि आज जो कथा, आज कथा मेरी तबीयत खराब है तो बेटा तू कथा कर दे। तो वो कहता है बेटा कि मैं कथा कर दूं, ठीक है मैं कथा करता हूं, पर ये तो बताओ ये कथा सुनने वाले लोग कौन है। तो बाबा कह रहा है अपने बेटे को, युवा कथा वाचक को, कि अरे कौन है, ये वही है SC ST OBC के लोग हैं। उनकी भाषा में कहें तो ये तो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, या और उनकी भाषा में कहें तो चूड़े और चमार, धानक नाई, तेली कुमार, मांग मतंग, अहीर जाट गुजर है। ये वही लोग हैं। कौन कह रहा है? बुजुर्ग कथा वाचक। किसको? युवा बेटे को जिसने कथा सुनानी है। तो बेटा कहता है बापू कल तक तो हम इनको मंदिर में भी नहीं देखने देते थे, आने देते थे। कल तक तो इनको हम धर्म की बात सुनने पे दंड देते थे, कान में शीशा डालते थे, जबान काट लेते थे, मंदिर में चढ़ने पे इनको बड़ा दंड देते थे। आज क्या जरूरत हो गई कि इनको कथा सुनानी पड़ रही है? इनको कथा से क्या मतलब है? तो अब वो बाबा कह रहे हैं बड़ा कि बेटा ऐसा है, ये संविधान आ गया बीच में, ये देश आजाद हो गया और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये संविधान लिख दिया, इनको वोट का अधिकार दे दिया और वोट इनकी ज्यादा है, इसलिए इनको हमें कथा सुनानी पड़ रही है। इनको ये पता ना लग जाए कि सब इकट्ठे होके सब कुछ लिया जा सकता है राजपाट। इनको ये पता ना लगे। इनको बताओ जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो देवी देवताओं के चमत्कार से मिलेगा। इनको उधर लगा के रखो कि इनकी वोट ज्यादा है। अगर इनकी समझ में आ गया कि संगठित होकर अपनी सरकार बनाकर सब कुछ लिया जा सकता है, तो फिर ये लोग इधर कौन आएगा? फिर बेटा हमारा क्या होगा? ये बता रहा है एक बुजुर्ग कथावाचक ब्राह्मण दूसरे बेटे को। इसलिए हमने इनको इधर से मिलेगा। कहाँ से? देवी देवता पत्थर की मूर्ति से, बलि चढ़ाने से, उनके पूजा पाठ करने से यहाँ से मिलेगा। इनको पता ना लगे कि संविधान से इकट्ठे होके अपनी सरकार बनाने से सब कुछ मिलेगा। ये इनको पता ना लग जाए, और महिलाओं को तो बिल्कुल भी पता नहीं लग जाना चाहिए। ठीक है, तो वो इस तरह की कथा कर रहे हैं और हमारे लोग उधर जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि भैया ठीक तरफ इधर से नहीं मिलेगा, है 2 कटोरे रख दिए जाएं, एक में सिक्का एक में कोई सिक्का नहीं है, और कहा जाए
इसमें ढूंढो, यहां से मिलेगा। मिलेगा क्या? सिक्का इधर है। आपके अधिकार सरकार और संविधान में है, आपके अधिकार लोकतंत्र में है, आपके अधिकार संगठित होने में है, आपके अधिकार वोट और मत एक बनाने से मिलेंगे। इधर वालों को बाद में देख लेना, इनको रेस्ट करने दो। अरे इन डॉक्टरों की दवाई, देवी देवता जिनको आज तक पूजते आए हैं, इन डॉक्टरों की दवाई अब काम करने वाली नहीं है, खराब हो गई है, आउटडेट हो गई है इनकी दवाई। अब इन डॉक्टरों को छोड़ो और इधर फूले साहब और बाबा साहब जो डॉक्टर हैं, इनकी तरफ आप आइए तो इलाज इधर पे है, इधर इलाज है। तो एक ये बात आप इधर समझेंगे। दूसरी बात कि आज का जो दिन है और जो विषय है वो है शौर्य दिवस, कि हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और कह रहे हैं कि 500 लोगों ने ही उस समय लड़ाई जीत दी। मगर ऐसा तो नहीं कि हम, उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो वीर थे, हम क्या हैं? हमारे काम और नाम से उनको सम्मान मिलेगा, ध्यान रखना। अगर लायक बाप के बेटे नालायक हैं तो बाप को भी कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना आप इस बात को। और बेटे अगर लायक हो जाएं तो बाप कम लायक भी है तब भी उसको सम्मान मिलेगा। हमारे पुरखों ने जो लड़ी है लड़ाई, उनका सम्मान, उनका इतिहास हमारे कार्य पर, विचार पर, संगठित होने पर डिपेंड करता है। तो आज ये शौर्य दिवस पर हम उनका जो बलिदान है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो विजय गाथा है, ये हमारे कर्मों और संगठित होने पर सिद्ध होगी। ये हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस शौर्य दिवस पे आपको ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, वो लड़ाई लड़ी आज की डेट में। दूसरा आज अवसर है नव वर्ष का और सब जगह बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको मुबारक हो। तो मैं तो बोलता हूँ भैया, साल कभी कोई मुबारक नहीं होता, मुबारक बनाया जाता है। इस साल को हैप्पी बनाना है तो 365 दिन का साल है। 65 दिन भी अगर समाज में काम कर लिया तो पूरा साल आपके और आपके बच्चों के लिए शुभ होगा। और अगर आपने नहीं किया तो कोई भी साल आपके लिए शुभ कहने से होने वाला नहीं है। तो इस साल को अगर हैप्पी बनाना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संगठित होने से, इकट्ठे होने से संविधान का लाभ लिया जा सकता है, संगठित होने से लोकतंत्र का लाभ लिया जा सकता है। तो हम संगठित होंगे तब हमारी बात कोई फल ला सकती है। तो इसलिए ये जो नया साल है, अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपनी बेटियों से आप प्रेम करते हो, वाइफ का सम्मान, माँ का सम्मान करते हो, तो उनकी इज्जत, उनकी खुशहाली, उनकी रक्षा, उनका सम्मान, जो सारा कुछ होने वाला है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि 365 दिन में से हम 65 दिन अगर समाज में लगा देते हैं तो ये साल शुभ हो जाएगा। दूसरी बात, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आज के दिन, कि जहाँ सब लोग कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साल की शुरुआत कोई शुभ नहीं है। शासकों ने खतरे की घंटी बजा दी है, आहट हो रही है। जैसे आपने सुना होगा, सुनामी का नाम सुना ना, सुनामी आती है। सुनामी समुंदर के जो पानी है वो इतनी तेजी से चलता है हवा के साथ कि 10, 20, 30 किलोमीटर तक सबको धराशायी कर देता है। समुद्री जो सुनामी आती है, और जो हमारे मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो मौसम को बताते हैं पहले ही 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन पहले, कि इतनी तेजी से चलने वाली हवा और पानी का स्पीड इतनी तेजी से आने वाली है जिसको सुनामी बोलते हैं। तो जो नज़दीक है
वो दूर चले जाएं। जो मछली पकड़ते हैं, जो शिप है, जो जहाज है, जो नाव है, जो किश्तियां हैं, वो दूर चली जाएं, नहीं तो बचे हुए नहीं। तो जब वो अनाउंस करते हैं तो हमारे लोग दूर चले जाते हैं, सरकार उनको दूर करती है। तो समुद्री तूफान जिसको सुनामी बोलते हैं, ऐसे ही राजनीति भी सुनामी होती है, ऐसे ही आर्थिक सुनामी है, ऐसे ही धार्मिक सुनामी है, ऐसे ही सामाजिक सुनामी है। जैसे मौसम विभाग के वैज्ञानिक बता रहे हैं सुनामी को, ऐसे ही राजनीतिक विज्ञान के भी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों कि आज राजनीतिक सुनामी आने वाली है। आपका कोई राजनीतिक अधिकार बचने वाला नहीं है अगर आप जागकर संगठित नहीं हुए तो। आपके वोट के अधिकार की भी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। हमारे साथी राजनीति की बात कर रहे थे ना, राजनीति सबसे मुश्किल काम है। राज करने की नीति यानी कि पूरे देश पर शासन करने की नीति चाहते हो, यानी कि देश के बारे में नियम कानून क्या बने, नीति वो फिर आप डिसाइड करोगे। ये करने का मादा, ये तरीका, ये सूत्र, ये ताकत, ये विचार, ये शक्ति आपके पास है तो राजनीति में आना। नहीं तो पार्टियों के नेता बन सकते हो, समाज के नेता नहीं बन सकते। हम समाज के नेता बनाना चाहते हैं, तुम पार्टियों के एमएलए काउंसलर बन सकते हो। अरे समाज को आज समाज के नेता चाहिए। अगर समाज में जिस दिन नेता पैदा होने लग गए हैं, इन पार्टियों में हमारे लोगों की वैल्यू हो जाएगी। अभी हमारे लोगों की पार्टी में वैल्यू नहीं है क्योंकि पीछे समाज नहीं है। और समाज क्यों नहीं है कि समाज को तैयार ही नहीं किया। हम समाज को तैयार करना चाहते हैं ताकि हमारे, चाहे इधर अशोक जी हैं, इधर जो अमित जी हैं, इनकी कोई वैल्यू तो हो, इनकी कोई मतलब ताकत तो बने। अरे ताकत तो समाज से बनेगी। हम कहते हैं कि हमारे नेता यार क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं, तुम तो पीछे ही नहीं हो। समाज को पीछे तैयार करने का काम किसी ने किया नहीं है। भारतीय समाज निर्माण संघ इस काम को कर रहा है कि हम पहले समाज को तो तैयार करें, इनकी ताकत तो दिखाई दे कहीं पर। हमने ताकत तो बनाई नहीं, इनको कहते हैं कि अच्छे हैं यार ये तो आगे जीत नहीं है, क्या कर पाएंगे ये। आपको इकट्ठा होना होगा। तो वो काम भारतीय समाज निर्माण संघ हम कर रहे हैं साथियों। और ये काम लोकतंत्र में, आपको एक और बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें संगठन के महत्व की कोई जानकारी नहीं है। हमारे परिवार में भी संगठन नहीं है, हमारे मोहल्ले में संगठन नहीं है। देखिए समाज में संगठन नहीं है, ताकत संगठन में होती है। हमारा मोहल्ला, जैसे हम यहाँ कहें कि ये वाल्मीकियों का मोहल्ला नहीं है, यहाँ वाल्मीकि रहते हैं। वाल्मीकियों का मोहल्ला नहीं है, वाल्मीकि रहते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, घर हमारा नहीं है। जिस दिन घर को अपना मानोगे, घर की जिम्मेदारी लोगे, घर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वीकार करोगे। ऐसे ही अगर मोहल्ला आपका है, अरे तो मोहल्ले का जिम्मेदार कौन है? मोहल्ले के जिम्मेदार तो तुमने भाजपा के लोग बना रखे हैं, कांग्रेस के लोग बना रखे हैं, ब्राह्मणों को बना रखा है, दूसरों को बना रखा है। और तुम कहते हो कि हमारा मोहल्ला है, हमारी कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी है। तुम कॉलोनी में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, बस तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है कॉलोनी में। वो है मालिक, वो डिसाइड करते हैं। अगर तुम ये मानते हो कि हमारा मोहल्ला है तो इस मोहल्ले की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस समाज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बस एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि एक अंग्रेज ने कविता लिखी। वो क्या कहता है कि मैं एक एक कदम संभल संभल और संभल के चल रहा हूं। अंग्रेज कह रहा है, लिख रहा है कविता कि मैं एक एक कदम, जो हमारे वरिष्ठ बैठे हैं या हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको मैं एक बात में निवेदन करूं
कि आप लोग ही अपने बच्चों का भाग लिखती हो और कोई भाग नहीं लिखता, माताएं भाग लिखती हैं। अगर हमारी माताएं, हमारी दादियां MA PhD होती तो हम कहाँ होते? क्यों नहीं हुई? उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको पढ़ने का राइट नहीं दिया, सुनने का राइट नहीं दिया। आज भी गांव में रहने वाली बेटी कॉलेज नहीं जा सकती, सुरक्षित नहीं है। गोल्ड मेडल लाने वाली पहलवान ही सुरक्षित नहीं है? तो हमारी बेटियों का तो क्या है? आप लोग बच्चों का भाग लिखोगी, आपको सारा भाग लिखने का सिस्टम पता होना चाहिए कि मेरे बेटे को शिक्षा, नौकरी लोकतंत्र संविधान से मिलेगी, मेरे बेटे को रोजगार, हेल्थ, दवाई, रक्षा, सुरक्षा बेटियों की संविधान और लोकतंत्र से होगी। और वो लोकतंत्र को हम जब ले सकते हैं कि जब महिलाएं इकट्ठी हों, जब सारे लोग इकट्ठे हों। आपको इकट्ठा करने के काम में लगना पड़ेगा। आपके भाई ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें अगर आप साथ सहयोग नहीं दोगे तो ये लड़ाई कोई भी जीत नहीं सकेगा। आपने बराबर इस लड़ाई में हिस्सा लेना है, लड़ाई में आपने साथ खड़े होना है और आपने इस लड़ाई को अंजाम तक, पूरे एंड तक आपने पहुंचाना है। तो ये महिलाओं के लिए, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि आपको इस लड़ाई में पुरुषों के साथ, भाइयों के साथ, बेटों के साथ, पति के साथ, ससुर के साथ, अरे लड़ाई में अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके बच्चों को कोई हॉस्पिटल में कल देखने वाला नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप लोग देख सकते हो। तो मैं कह रहा था, अंतिम बात क्या कि एक अंग्रेज ने जब लिखा एक कविता कि मैं एक एक कदम संभल संभल के चल रहा हूं, तो कहता है कि इसलिए संभल संभल के चल रहा हूं कि मेरे पीछे मेरे बेटे बहुए ये मेरे पीछे कदम पर कदम रख के आ रहे हैं। मैं संभल संभल कर इसलिए चल रहा हूं कि मेरे बच्चे पीछे, बहुए, बेटियां मेरे कदमों पे कदम रख के आ रही हैं। फिर कहता है संभल संभल के इसलिए चल रहा हूं कहीं मेरा एक कदम भी गलत दिशा में ना चला जाए, क्योंकि फिर केवल मैं ही गलत दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरे पीछे आने वाले मेरे बेटे, बहुएं, पोता, पोती सब गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए मैं एक एक कदम संभल संभल के चल रहा हूं। तो आपसे भी निवेदन है, नए साल की शुरुआत है, एक एक कदम आपको, हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, बड़ों को, बुजुर्गों को एक एक कदम संभल संभल के चलो। आपके पीछे आपकी जनरेशन आ रही है, जनरेशन आएगी। अरे कौन सा रास्ता उनके लिए बना के जा रहे हो जिसमें उनको मान सम्मान मिले? कौन सा रास्ता बना के जा रहे हो जिसमें उनको बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया रोजगार है, बढ़िया रक्षा, सुरक्षा सब कुछ मिले? कौन सा रास्ता बना के जा रहे हो? आपके अतिरिक्त कोई देवी देवता आने वाला नहीं है। अगर आपने ये रास्ता नहीं बनाया तो आने वाली जनरेशन को हम अच्छे हालात में नहीं देख पाएंगे। आपने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी और इतना अच्छा आयोजन किया, और इतनी सर्दी में भी आप लोग बैठे हुए हो और बात सुन रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।